नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। रक्तदान महादान, इस मुहिम से जुड़ते हुए प्रदेश भर में रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं। मंशा सिर्फ ये है कि कोई भी जरूरतमंद हो उसे वक्त पर रक्त मिल जाए और जान नहीं गंवानी पड़े। लेकिन औषधि नियंत्रण आयुक्तालय और राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के अफसरों की अनदेखी के चलते इस सामाजिक पेशे में कार्यरत कुछ निजी ब्लड बैंक खून की तस्करी जैसे आपराधिक कृत्य में लिप्त होने लगे हैं। पिछले एक महीने के आंकड़े को देखें तो 5 बड़े मामले सामने आए। अब कैसे बड़ी संख्या में निजी ब्लड बैंक इस ब्लडी बिजनेस का धंधा कर रहे हैं और क्यों आखिर इन पर पूरी तरीके से प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, बात आज इसी खास मुद्दे पर। कुछ एरिया में प्रॉब्लम आया है। डॉक्टर्स वाला के खिलाफ में एक्शन भी कार्रवाई किया संबंधित विभाग में। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए एस अग्रवाल जी, अध्यक्ष हैं एम्स जोधपुर से। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है विनोद कुमार ढल जी, पूर्व ड्रग कंट्रोलर है राजस्थान से। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर नेहा जी भी हमारे साथ है, सदस्य है ब्लड बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान से। नेहा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और एक और हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, संतोष शर्मा जी, सदस्य हैं लैब टेक्नीशियन यूनियन से। आपका भी बहुत स्वागत है संतोष जी। मैं शुरुआत करूं सर आपसे, क्योंकि हम जब ब्लड बैंक की बात करते हैं एस अग्रवाल जी, रक्तदान महादान, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और इस तरह से ब्लड को लेकर ब्लडी बिजनेस का रंग दे दिया जाता है तो लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है और लोग मदद करने से कतराएंगे। अग्रवाल साहब, आखिर क्या वजह आपको लगती है कि इस तरह के सेंटर्स जहां पर लाखों लोगों को मदद मिल सकती थी, उसे मदद ना देकर इसे बिजनेस का रूप दे दिया गया और एक्शन भी नहीं हो रहा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये बहुत ही एक दुखदायी भी और चिंताजनक स्थिति है। जब 1995 के अंदर हमने ब्लड बैंक की स्थापना करी थी तो इसी उद्देश्य के साथ करी थी कि किसी भी व्यक्ति को जब रक्त की आवश्यकता हो तो उसको रक्त बगैर एवरेज में दिए हुए तुरंत ही उपलब्ध हो जाए। आज भी वो स्थिति है। 100% लोगों को रक्त की उपलब्धता नहीं हो पाती है, उनको देना पड़ता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दूसरी तरफ यह ब्लड अन्य प्रदेशों के अंदर अन्य जगह भेजा जाता है, काम नहीं आ रहा है, तो उसको किस प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से पूरा किया जाता है। इसके अंदर हमको ध्यान देनी बातें जो हैं वो ये है कि हम जब ब्लड बैंक को अगर किसी को लाइसेंस देते हैं तो उसके अंदर हमको ये निश्चित रूप से देखना होगा कि उनके क्या क्रेडेंशियल हैं और किस संस्था को हम ब्लड बैंक के लिए लाइसेंस दे रहे हैं। दूसरा है कि हम अगर जो लाइसेंस देते हैं तो हम ये देखें कि अगर उनका कितना डिस्पर्स होता है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जितना ले रहे हैं। अगर वो लेने के जो ब्लड बैंक जो अपने कैंपों से आयोजित होता है उसका कम से कम उनको 80% उन्होंने अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है जी, कम से कम करना तो चाहिए उनको 100% और 100 से अगर मान लो कमती होता है तो वो एवरेज के अंदर रक्त लेवें। लेकिन फिर भी किसी महीने में ज़्यादा हो जाता है, किसी महीने में कम होता है, कम से कम 80% अगर वो ब्लड बैंक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है तो उसको किसी भी प्रकार से कैंप आयोजित करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। ब्लड बैंकिंग और रक्तदान शिविर आयोजित करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हमको किस प्रकार से रक्तदान शिविर उन लोगों के लिए वो ब्लड बैंक आयोजित कर रहे हैं जो कि अपने खुद के ब्लड बैंक के अंदर उसकी खपत नहीं कर पाते हैं और वह ब्लड बैंक उसका उपयोग जो ब्लड होता है उसका अन्य कार्यों के अंदर या बाहर भेज के करते हैं। मैं ये बहुत ही अपने एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति की तरह मैं अपना ये कथन कर रहा हूँ
कि समय था जब राजस्थान के अंदर जी। ब्लड की खरीद फरोख्त नहीं होती थी। हम और सब राज्यों से सुप्रीम थे जहाँ की ब्लड के अंदर किसी प्रकार की भी हेरा फेरी या गलत चीज़ें नहीं हो पाती थी। लेकिन आज पिछले 5 साल में 4 साल में हम ये देखेंगे, क्योंकि ये जो सब चीज़ें हुई हैं वो कोविड के टाइम के ऊपर एकदम से ब्लड बैंकों की भरमार आई है। और वो ब्लड बैंक जब बहुत ज़्यादा हो गए तो अपन जब कंपोनेंट बनाते हैं तो उन कंपोनेंट्स के अंदर एक प्लाज्मा अलग से सेपरेशन होता है पैक्ड रेड सेल के बाद में। वो जो प्लाज्मा होता है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और वो एक जो पैसा है वो सारा का सारा पैसा उससे लिया जाता है, जिसके कारण ये सारा का सारा जो रक्त का है वो व्यापार चालू हुआ हो गया। बिल्कुल, क्योंकि प्लाज्मा की जरूरत पड़ती थी और उस वक्त इतनी ज्यादा डिमांड थी, इसके बाद इसको लोगों ने बिजनेस का ही रूप दे दिया। लेकिन सवाल ये पहले प्लाज्मा होता था लेकिन उस टाइम इसके दाम बहुत कमती थे, इसलिए वो किसी भी तरीके से अगर वो बेचते भी थे तो उनके काम में नहीं आता था। ठीक है विनोद कुमार जी, अब अहम सवाल सर ये उठता है कि सरकारी एजेंसियों की भूमिका इसमें क्या रहती है? क्या उनकी अनदेखी है? इसी वजह से इस तरह के जो व्यापार है, ब्लड का व्यापार जो लोग कर रहे हैं वो फलते फूलते जा रहे हैं। मामले सामने आते हैं लेकिन 10 में से 1 मामले पर एक्शन ले लिया जाता है, लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है, इतिश्री कर ली जाती है और वापस वो सब धंधे वैसे ही चलते रहते हैं। लगाम कैसे लगे सर, आप क्या मानते हैं? किसकी लापरवाही, किसकी जिम्मेदारी? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा जी। मैं वर्ष 2013 में औषधि नियंत्रक के पद पे रिटायर हुआ था जी। और इत्तेफाक है कि इस पुण्य काम के लिए मैं वर्ष 1990 से जुड़ा हुआ और इस बात की गवाही डॉक्टर अग्रवाल बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं जी। कोई ज़माना था जब राजस्थान को सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया, जब एक PIL लगी थी शौरी जी के माध्यम से। ड्रग कंट्रोलर इंडिया ने राजस्थान पहला राज्य होने के कारण इसको अलग से एक एप्रिसिएशन भी दिया जी। अब बात आती है ये खरीद फरोख्त क्यों होता है और या ये ट्रांसफ़र क्यों होता है। कोविड के पीरियड में डॉक्टर साहब ने बोला बिल्कुल सही मुद्दा बताया है कि कोविड के पीरियड में कुछ आमूल चूक पर इसमें परिवर्तन एक्ट में भारत सरकार ने किए। वो सिर्फ यही था कि भाई कोविड में किसी ब्लड की वजह से किसी का जान नहीं जानी चाहिए, उपलब्धता बनी रहे। उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए परमिट किया 2020 में किया, प्रिसाइजली नवंबर 2020 में। अब वो इंटरस्टेट ट्रांसफ़र मेरा ये मानना आज की डेट में है कि इंटरस्टेट ट्रांसफ़र बिल्कुल मना होना चाहिए। आप स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र करो, ये नहीं कि एक ब्लड बैंक जयपुर में बैठ के कोई मेहनत से अपना कोई डोनेशन करे, इकट्ठा करे और कल को कोई दूसरी स्टेट वाला आके यूपी से, हरियाणा से या पंजाब से यहाँ से आके लेके चला जाए और आप यहाँ से उसको बेहिचक दे दो। इंटर स्टेट नहीं होना चाहिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी जब कमी होए तो ही आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जानी चाहिए। जो है ट्रांसफ्यूशन जो है वो बिल्कुल भी मना होना चाहिए। मैं तो ये मेरा बल्कि सुझाव भी रहेगा कि इस माध्यम से अगर कोई रिकमेंडेशन अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या राज्य सरकार को अपन दे सके तो इंटर स्टेट ट्रांसफ्यूशन बिल्कुल भी कतई नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक ये राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल की भूमिका का है जी, उसमें मैं जरूर मानूंगा कि राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल अपने दायित्व में उतना मतलब सख्ताई से पेश नहीं आ रहे जितना इनसे वांछित है। क्यों, उसकी वजह क्या? उसकी वजह ढिलाई ट्रांसफ्यूशन काउंसिल की तरफ से ये रहे, अगर उनकी तरफ से भी पूरे कैंपों का निरीक्षण होवे, पूरे ब्लड बैंक में ये देखें कि जितना भी उन्होंने ब्लड लिया है और राइटली सेड कि 80% तो वो डिस्ट्रीब्यूट करे कम से कम। अदरवाइज उसको आप कैंप की परमिशन दे क्यों रहे हो? कैंप की परमिशन दे रहे हो, इसका मतलब उसका ध्येय और उसकी मंशा ठीक नहीं है कैंप ऑर्गेनाइज करने वाले की। मेरा कहना यह है कि जितना वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट किया है उससे 125% से ज्यादा वो उस महीने के अंदर कलेक्शन नहीं करे। अगर ये नहीं करे, उससे ज्यादा नहीं करे, 125% ज्यादा नहीं करे, या 3 महीने के एवरेज के अंदर जो भी
महीने का या 3 महीने का एवरेज जो भी है उससे 125% से ज्यादा वो ब्लड सर, कलेक्शन नहीं कर सकता। आप दोनों ने जो बात कही वो बेहद जरूरी, लेकिन ये उस स्थिति पर है अगर आपके पास स्टॉक में ब्लड है, आपने कहा कि और जरूरी नहीं है कि आप उसको एकत्रित करें, लेकिन जो लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं वो तो करेंगे ही। उनके लिए तो ये है कि वो तो इकट्ठा करके वो उनको बिजनेस करने वालों को नहीं कर कैंप की सकते। परमिशन नहीं देंगे। जब डिस्ट्रीब्यूशन ही है जो उनको कर दिया कि अपन ने जो रिसिपिएंट था जिसको आवश्यकता है उसको अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उससे ज्यादा वो कलेक्शन तो सवाल यही होता है कि फिर आखिर किसकी निगरानी, या कोई निगरानी रख भी रहा है या नहीं? डॉक्टर नेहा, मेरा सवाल आपसे रहेगा। डॉक्टर नेहा, आखिर कितनी ट्रांसपेरेंसी इस पूरे प्रोसीजर में रहती है, और सबसे बड़ी वजह आप क्या मानती हैं कि क्यों इस तरह से ब्लड को बिजनेस का रूप दे दिया गया है, जो कि सबसे अहम था जरूरतमंदों के लिए? अगर भरोसा उठेगा तो कल को कोई कैंप लगाना भी चाहेगा तो कोई आएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी मेरे नज़रिए में ये जिम्मेदारी ब्लड बैंक, चाहे वो निजी हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो हॉस्पिटल बेस्ड ब्लड बैंक है, और जो लोग कैंप लगा रहे हैं उन दोनों के ऊपर निहित है। जैसे अगर मेरा कंजम्पशन जितना है तो मुझे उसके आसपास ही, जैसे सर ने कहा 125, अगर मैं 100 यूनिट ब्लड सप्लाई कर रही हूँ पर मंथ, तो मैं 125 यूनिट्स इकट्ठा करके अपने पास रख लूँ। भाई कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आ गया, कोई भी सारा केस आ गया जहाँ हमें एक्सेस ब्लड सप्लाई करना पड़ गया, तो हमारे पास ब्लड मौजूद हो ताकि हम पेशेंट को दे सके। और जो कैंप्स लगाते हैं उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि भाई हम इतना इस हॉस्पिटल का बेस ब्लड बैंक का या इस ब्लड बैंक का इतना कंजम्पशन है, तो इनकी रिक्वायरमेंट भी इतनी ही है, तो उससे ज़्यादा वो भी उनको ना दें परमिशन कि आप इतना इकट्ठा करके ले जाएं। हमसे पूछा जाता है कि आपको इतना ब्लड यूनिट लेना है, तो हम बताते हैं कि भाई हम 50 यूनिट्स ले सकते हैं, हम 60 यूनिट्स ले सकते हैं, जितना हमारा कंजम्पशन है उस टाइम जो हमारे पास स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे ख्याल से इन्वेंट्री बहुत अच्छे से मैनेज करनी चाहिए ताकि न बस ब्लड वेस्ट हो और ज़रूरतमंदों को मिल भी सके। संतोष जी, अब लैब टेक्नीशियन यूनियन से आप हैं, कैसे इसको पूरे प्रोसेस कहते हैं, कितने दिन तक आप ब्लड रख सकते हैं, इसका नियम क्या कहता है, और सबसे बड़ी वजह क्या? क्योंकि कई बार होता है कि ऊपर लेवल पे लोगों को पता नहीं होता, लेकिन नीचे लेवल पे जो इससे जुड़े हुए लोग होते हैं वो अलग खेल खेलते हैं इस रक्त का। सबसे पहले मैडम जो बात चल रही है कि ये जो समस्या है, इस समस्या की जड़ में जाना होगा हमको। अभी जैसे सर ने कहा कि पिछले कुछ सालों में ब्लड बैंकों के जो लाइसेंस है वो बिल्कुल धड़ल्ले से मिले हैं। इतने लाइसेंस क्यों मिले? जिन भी लोगों ने लाइसेंस लिए, क्या उनको इनकी रिक्वायरमेंट थी? लाइसेंस का उद्देश्य था कि एक सेवा भाव होना चाहिए, लेकिन ये सेवा भाव नहीं होके खुद का व्यक्ति का सेवा भाव हो गया। बिल्कुल। तो इसके लिए एक तो लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसको सख्ती से पेश आना चाहिए। क्या बहुत आसान है क्या लाइसेंस मिलना? बिल्कुल बिल्कुल। लाइसेंस इसकी प्रक्रिया बहुत सिंपल है। लाइसेंस आसान नहीं है। लाइसेंस की प्रक्रिया एक पूरा पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को यदि ढंग से फॉलो किया जाए तो ये आज के जितने ये दुकानें उगाई है इनमें से आप ये मान के चले 50% 60% बंद हो जाएगी। दूसरा ये है कि ये चल कैसे रहे, इनका चलने का मुख्य कारण है जितने भी संस्थाएं हैं जो ब्लड डोनेशन करती है, ये उनसे सेटिंग बिठाते हैं ये लोग और वहां से ब्लड कलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए, अभी पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा प्रयास किया है राजस्थान सरकार ने कि प्राइवेट ब्लड बैंक जितने भी है वो ब्लड कलेक्ट करेंगे, 20% सरकारी ब्लड बैंकों को उसमें से देंगे। ये एक अच्छा प्रयास है। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो भी अपने ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है या और भी जो भी अथॉरिटी है उनको ये करना चाहिए कि जितने भी ब्लड डोनेशन के लिए आपके पास में कैंप पे जो भी आवेदन आए, वो कैंपों की परमिशन जो जारी होती है वो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जारी करे उसको कि किस हॉस्पिटल को आवश्यकता के अनुसार कितना ब्लड देना चाहिए। यदि ये व्यवस्था हो जाएगी तो उनको जितनी जरूरत है उतना ही ब्लड मिलेगा, और जितना ब्लड मिलेगा तो ये ब्लड का कारोबार निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। फिलहाल ये परमिशन जो है राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल देती है, इसमें मैं आपसे सहमत हूँ। जब वो दे रहे हैं परमिशन, भले ही देवें वो, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग भी करें कि उन्होंने कैंप में जाके कितना कलेक्ट किया। होती है क्या मॉनिटरिंग? और ये रक्तकोष पोर्टल है, उस पे हम सब चीजें फीड करते हैं ब्लड बैंक के थ्रू। हो क्या रहा है अभी मौजूदा में, आज अगर कैंप ऑर्गेनाइज किया 3 दिन बाद में मैंने दूसरे को देना शुरू कर दिया। क्यों? अगर मेरी कोई रिक्वायरमेंट थी तो मैं इंतजार तो करूं, ये दूसरे को देने की व्यवस्था कहां से आई? भाई 20 दिन 25 दिन तो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन में राजस्थान सरकार ने 6/4/2022 को एक परिपत्र निकाला था
कि जो भी ब्लड बैंक ये रक्तदान शिविर में रक्त एकत्रित करता है वो 20 दिन पश्चात ही रक्त का उसके वो एक ट्रांसफर सही कर सकता क्राइटेरिया है। मैं बताऊं, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो रक्तदान शिविर लगाते हैं उनको तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं और वो वही ब्लड बैंक्स देते हैं कि आपको हेलमेट दे देंगे, आपको मग दे देंगे, आपको ये चीज़ें दे देंगे। राजस्थान सरकार ने ये 25/7/24 को एक परिपत्र निकाला कि ये प्रलोभन नहीं, लेकिन इसकी सख्ती से पालन किया जाए कि आपने दान जो है वो किसी लालच के किया है तो फिर वो दान क्या हुआ है? आपने कि भाई जो रक्तदान करेगा तो वो पैसे देने बराबर ही हो गया, आप किसी को पैसे दे रहे हो, आप किसी को ये प्रलोभन दे रहे हो। इस तरीके के प्रलोभन आज भी जो रक्तदान आयोजित करती है जो संस्थाएं और वो ब्लड बैंक को बुलाती है, उनको वो ब्लड बैंक जो हैं वो डिफरेंट तरीके के प्रलोभन अब डायरेक्ट देते हैं वनिस्पत की उनको जो रक्तदाता हैं उनके अलावा। तो उसका जो सबसे बड़ा है वो जब ही हो सकता है कि जब हम जो रक्तदान शिविर हैं उसके आयोजन के अंदर हम उस ब्लड बैंक का ये मायना रखें, ये पूरा का पूरा मॉनिटरिंग करें कि वो साल में वो महीने में कितना रक्तदान कंज्यूम करता है, कंज्यूम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आपने कहा मॉनिटरिंग होती है तो क्या सख्ती से नहीं होती है? क्यों इस तरह से फिर इनको मौके मिल जाते हैं? आप डाटा भरते हैं, मैं बता रहा हूँ डाटा भरते हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, उसको बराबर देखा नहीं जाता है। ये सारी की सारी पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उस सिस्टम को हम इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उसके अंदर उपयोग किस प्रकार से करें वो उपयोग नहीं होता है। अब सिस्टम बना हुआ है, बिल्कुल सर ने सिस्टम बना हुआ है, लेकिन क्या जिम्मेदार इसे जरूरी नहीं समझते? मैडम, तो मेरा ये मानना है, मेरी थोड़ी राय भिन्न है इस बारे जी। में कि मेरा ये मानना है मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है और पिछले कुछ समय में इसके रिजल्ट भी आए हैं। राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाए उसके रिजल्ट पे आए हैं। जितने भी ब्लड बैंक है अंकुश लगाने की जरूरत है। सरकारी तंत्र अपने आप में मजबूत है, अंकुश लगाने की जरूरत है प्राइवेट तंत्र में। प्राइवेट तंत्र में समस्या जहां आ रही है कि यदि ब्लड बैंक्स को संस्थागत कर दिया जाए, ब्लड बैंक जितने भी है इनको इंडिपेंडेंट नहीं करके किसी हॉस्पिटल से अटैच कर दिया जाए, कि जिस हॉस्पिटल में 150, 200, 250 बेड हो उससे अटैच कर दिया जाए, तो मैं ये मानता हूँ 90% समस्या खत्म हो जाएगी। उस पर ब्लड का कंजप्शन भी हो जाएगा और इस तरीके से जो ब्लड का इंटरस्टेट कारोबार है ये भी निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। लेकिन अगर यही रास्ता है सर तो फिर इसको किया क्यों नहीं जाता? सरकारी स्तर पर अगर सब कुछ ठीक है तो मेरी जितनी जानकारी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल इतनी सुदृढ़ नहीं है। इनके पास में या तो स्टाफ की कमी है, इन्होंने अपना स्टाफ लेना चाहिए, इनके पास में खुद के पास में इंस्पेक्टरेट स्टाफ भी होना चाहिए। आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने परमिशन दे दी कैंप ऑर्गेनाइज करने की, और इतवार को अगर कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है और बाकी अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नहीं जा रहा, मौके पे तो जाए, वहाँ पे देखें कि वहाँ पे कोई हेलमेट बांट तो नहीं रहा है। ये बात सही है। मैक्सिमम ब्लड कैंप संडे को ही किए जाते हैं। बड़ा परिपत्र जारी हुआ है, उसके बाद में 80% 90% ओपनली जो खुले में जो बढ़ती थी, जिस तरीके से गिफ्ट होते थे, हेलमेट बढ़ते थे, इन पे रोक लग चुकी है। सर लेकिन अभी एक चर्चा में बात है, आपने कहा 20 दिन के बाद ही, लेकिन कुछ ऐसे सेंटर्स जो 5 से 7 दिन में ही उत्तर प्रदेश भेज दिए ब्लड, तो ये मामले जो सामने आए, वो मामले जो 5-7 दिन के अंदर होने चाहिए थे वो ही अपने आप में गलत हुए और वही लोग आइडेंटिफाई करके मुझे अच्छा लग रहा है। आज मुझे जो इन्फॉर्मेशन मैंने भी आने से पहले थोड़ी सी अपडेट करी तो 8 ऐसे वाले ब्लड बैंक हैं जिनके लाइसेंस कैंसिल हुए, और अच्छी बात ये है कि एक लाइसेंस तो आज सवेरे ही कैंसिल हुआ है। बिल्कुल इसमें और ये 8 में से वो 4 लोग हैं जो यूपी में यूपी में ब्लड लेके गए। तो ये एक औषधि नियंत्रक की नियंत्रण संगठन की बड़ी फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे। इस पर पूरी तरह से लगाम कैसे लग सकती है? पहली लगाम की जो इंटर स्टेट ट्रांसफर है, दूसरे प्रदेश में जाता है, वो तुरंत बंद हो जाना चाहिए, पहली चीज। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर को देवे। दूसरा जो है वो रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर जो कि पहले बने हुए थे उनको जो है ना स्ट्रेंथन किया जाए। वो ही जो है ब्लड जो ट्रांसफर के लिए वही रक्तदान शिविर वही जो है ना मॉनिटर करे और लगाए। और तीसरा ब्लड कलेक्ट जो अस्पतालों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रक्त सेंटर जो खोले जाएं जिससे कि वहां पर जो है ना ब्लड की है उन्हें
समय पे ब्लड मिल पाए। ब्लड की उपलब्धता वहाँ के ऊपर बराबर रहे और जो भी ब्लड बैंक हैं, ब्लड सेंटर्स हैं, वो अपने उस महीने के डिस्ट्रीब्यूशन से 125% से ज़्यादा वो उस रक्तदान शिविर में किसी में भी पूरे महीने में रक्त एकत्रित नहीं करें, नहीं करें। अगर ये इतना सा हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये काफी प्रभावी नहीं, फिर जो है वो ये चीजें मैं समझता हूँ कि नहीं हो पाएंगी। और अगर वो कोई हो पाती है तो इस तरीके के तो सभी जगह मिल जाएंगे जिसको कि अपन मॉनिटरिंग भी अच्छी तरह कर पाए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, रक्त का दान होना चाहिए, महादान इसे कहा गया है, लेकिन इसे कितना फॉलो किया जा रहा है? क्योंकि जगह जगह जब कैंप लगाए जाते हैं, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लेते हैं कि अगर हमारे रक्तदान करने से किसी की जान बच सकती है तो हम क्यों पीछे हटे। ये एक मंशा है, ये एक साफ सोच है समाज के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इस तरह से रक्तदान जैसे पवित्र काम को अगर कोई ब्लडी बिजनेस ही बना ले तो उस पर लगाम कैसे लगाया जाए? सख्ती होनी चाहिए, लेकिन जरूरत यहां पर यह कि जो जिम्मेदार है वो इसे गंभीरता से ले, इसको समझे कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और इस तरह के जो भी मामले आते हैं सख्त एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई ऐसी की जाए ताकि दूसरे देखकर ऐसा करने की सोचे ना, तब कहीं जाकर लगाम लगाई जा सकती है। इस पर कई अहम रास्ते हैं जिस पर बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, ताकि लोग दूसरे स्टेट पर इंटरस्टेट, जिस तरह से चर्चा में भी बात सामने आई, इस पर पूरी तरह से बैन होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तब जाकर इस पर रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि अगर एक बार आम जन के जहन से ये भरोसा उठ गया तो फिर आप किसी को नहीं बुला पाएंगे कि आप आइए, बढ़ चढ़कर रक्तदान कीजिए, महादान कीजिए। तब लोग इसे महादान नहीं मानेंगे, इस पर शामिल नहीं होंगे और जरूरतमंद के साथ वो नाइंसाफी होगी। चलिए, इंतजार रहेगा आने वाले वक्त में इस पर क्या एक्शन होता है उसका। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।